नमस्कार दोस्तों। टुडे वी आर गोना प्रेजेंट द आइडिया ऑफ न्यू इंडिया। एक बहुत बड़ा सपना जो हमारे मिसाइल मैन ने देखा और पूरे भारत को दिखाया। इंडिया शैल बिकम अ सुपर पावर बाय 2020। सो वी आर इन 2020, लेकिन हम विश्व की टॉप 3 इकोनॉमीज में नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या अब्दुल कलाम ने हवा में यह सपना देखा था या हमसे काम करने में देर हो गई। तो चलिए देखते हैं कलाम्स वे टू मेक इंडिया अ सुपर पावर अगेन। इस वीडियो में हम 4 डोमेन्स पर फोकस करेंगे। नंबर 1, एग्रीकल्चर। कलाम अपनी किताब इग्नाइटेड माइंड्स में लिखते हैं 1998 में भारत में स्मॉल स्केल पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इन एन एरिया विच वॉज बिलीव्ड टू बी मच डिफिकल्ट फॉर एग्रीकल्चर। इस प्रयोग में बीज का चुनना, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, सिलेक्शन ऑफ यूजफुल फर्टिलाइजर्स और किसानों को प्रशिक्षण, इन बातों को इंप्लीमेंट किया गया। इसके परिणाम ने सबको चौंका दिया बिकॉज दे हैड प्रैक्टिकली डबल द प्रोडक्शन। जिस जमीन पर मुश्किल से 2.5 टन प्रति हेक्टर की फसल हो पाती थी, अब उसी जगह 5 टन प्रति हेक्टर का उत्पाद हुआ। इसी नक्शे कदम पर चलते हुए भारत सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की कोशिश कर रही है। बट वी टुक ऑलमोस्ट 21 years जस्ट टू टेक दिस एम्बिशियस डिसीजन ऑन नेशनल लेवल। फूड ग्रेन प्रोडक्शन को 2020 तक 360 मिलियन टन तक बढ़ाने का अब्दुल कलाम का लक्ष्य था, लेकिन फ्रॉम द ईयर 2000 टू 2019 इन 19 सालों में हम 200 से सिर्फ 275 मिलियन तक ही बढ़ पाए। हालांकि अच्छी खबर यह है कि फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की वजह से किसान को ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता मिली एंड इन 2019 एंड 20 भारत ने एक रिकॉर्ड स्तर का 292 मिलियन टन का फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर दिया। फिर भी 360 टन तक पहुंचने के लिए हमें इसी तेज रफ्तार के साथ 5 से 6 साल तक बढ़ना होगा। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस। दोस्तों, कलाम ये बात अच्छी तरह से समझते थे, अगर शहरों में बढ़ती आबादी रोकनी है तो गांव में रोजगार बढ़ाना होगा। इसीलिए उन्होंने सर्कुलर विलेज क्लस्टर का मॉडल प्रपोज किया था। इसके अनुसार 5 से 10 गांव का एक ग्रुप, उसके लिए एक सर्कुलर सड़क बनाई जाएगी और 2 गांवों में आवाजाही के लिए यही एक मुख्य विकल्प होगा। इस सर्कुलर रिंग रोड की वजह से 4 फायदे होंगे। नंबर 1, उस एक ही सड़क का इस्तेमाल मैक्सिमम होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसान और अफोर्डेबल होगा। नंबर 2, सर्कुलर जोन 5 से 10 गांव मिलकर बना होगा, इसीलिए वहां की पॉपुलेशन शहर जितनी ही होगी और हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टर्स और लोग दोनों को फायदा होगा। नंबर 3, गांव हाईटेक तरीके से कनेक्टेड होंगे, इसीलिए वहां पर फूड आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग बेहद आसान होगी। गांव में फैक्ट्रीज बनेंगी, रोजगार तेजी से बढ़ेगा और आज की भाषा में कहें तो गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। नंबर 4, शहरों से वेल कनेक्टेड होने की वजह से गुड ट्रांसपोर्ट भी तेज और सस्ता होगा। दुर्भाग्य यह है कि 20 सालों में किसी भी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। ग्राम सड़क आदर्श ग्राम जैसी योजना से गांव में कच्ची सड़कें तो बन रही है, लेकिन वो उतना एफिशिएंट नहीं प्रूव हो रहा है। और दोस्तों, ये समय हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ज्यादातर मजदूर अपने अपने गांव में जा चुके हैं। तो अगर हम वहीं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुली कर दें तो हो सकता है कि शहरों की तरफ उनका झुकाव कम हो जाए। अब देखते हैं सेक्टर नंबर 3, जॉबलेस ग्रोथ को रोकना। कई इकोनॉमिक रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पिछले 3 दशकों में भारत में ग्रोथ तो हुई, लेकिन उस अनुपात में रोजगार नहीं बढ़े। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि भारत ने सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा रोजगार देने की क्षमता रखता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ न होने की बड़ी वजह है स्किल्ड लेबर न होना। भारत में 23% पढ़े लिखे लोग बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी क्वालिटी की शिक्षा ही नहीं मिलती। कलाम ने अपने विजन 2020 में 2020 तक देश में क्वालिटी एजुकेशन देने वाली 2500 यूनिवर्सिटीज का सपना देखा था। इस मामले में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और लगभग 2000 यूनिवर्सिटीज अब देश में है और तेजी से बढ़ भी रही है, लेकिन उनकी क्वालिटी पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। भारत सरकार ने 2015 में स्किल इंडिया कैंपेन के तहत इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन इतना काफी नहीं है। हमें अपनी शिक्षा में जो बदलाव करने थे वो हम अब तक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की करें। इसका जवाब है नंबर 4, अपने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल। कलाम ने एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की थी कि हमारे देश में पड़ा नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार हम बेहद सस्ते दामों में एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसी से बनी प्रोसेस्ड चीजें कई गुना ज्यादा दामों में इंपोर्ट करते हैं। 1970 में जब कलाम एक मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए बेरिलियम डायफ्राम इंपोर्ट करना चाहते थे, तब यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरर ने उन्हें डायफ्राम देने से मना कर दिया, यह कह के कि यूएस गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि भारत मिसाइल बना सके। जब कलाम ने इसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया, तब वो ये जानकर हैरान हो गए कि बेरिलियम का बड़ा निर्यातक खुद भारत था। भारत क्रूड बेरिलियम जापान को एक्सपोर्ट करता था, उसकी रॉड बनाकर जापान यूएस को एक्सपोर्ट करता था और यूएस में उन्हीं रॉड्स की डायफ्राम बनती थी।
जो बेरिलियम भारत एक्सपोर्ट करता था उससे डायफ्राम की कीमत 100 गुना ज्यादा थी। दुख की बात यह है कि कुछ ऐसी ही बात आयरन, स्टील, मैंगनीज और ढेर सारे मटेरियल्स की है। अगर हम अपनी जरूरतों के अनुसार देसी इनोवेशन करके कुछ मैन्युफैक्चर करें तो दुनिया में उस सेक्टर में महारत हासिल करने की क्षमता भारत में है। इसरो इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छी बात यह है कि डिफेंस रिलेटेड सामग्री के लिए भारतीय उत्पाद का उपयोग बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत कदम उठाए जा रहे हैं। DRDO, HAL जैसी कंपनियां और चेतक हेलीकॉप्टर जैसी मशीन्स इस बात का उदाहरण है। हालांकि इसमें कुछ नकारात्मकता भी है। राफेल जैसे फाइटर जेट्स हम दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं। दोस्तों, 2002 से अब तक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के सामने कई बड़े चैलेंजेस आए, जैसे 26/11 का हमला, कॉमनवेल्थ, 2G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक आवंटन, आदर्श, शारदा चिटफंड जैसे भ्रष्टाचार के मामले एवं घोटाले, नोटबंदी, GST का सही से इम्प्लीमेंट न होना और अब यह कोरोना पैंडेमिक। इन सब को देखते हुए हमें विश्वगुरु बनने में देर होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम सारे भारतीय सच्चे मन से प्रयास करें तो अब भी हम कलाम के सपनों का भारत बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।